हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एकदम से अच्छे बेटा। वेरी गुड बेटा। हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं पहला, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो बेटा उसकी जो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आप कहेंगे सर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ, और उसके अंदर हम एक प्रोसेस पढ़ चुके थे जिसका नाम था कोरोजन। तो कोरोजन में हमने ये पढ़ा था कि भाई किसे कहते हैं, तो आपने कहा था रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज कोरोजन। और कोरोजन कैसे हुआ था? जब एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी एयर और बेटा ह्यूमिडिटी दोनों के दोनों क्या करे, आयरन पर रिएक्शन करे, या दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन की वजह से वहाँ पर एक लेयर बनेगी, और उस लेयर को हम बोलेंगे रस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? रस्ट। और रस्टिंग ऑफ आयरन को ही क्या कहा था हमने? कोरोजन। ऐसे ही बेटा आपकी सिल्वर थी, वो भी क्या हुई थी? सल्फर के कारण उसने अपना कलर चेंज कर लिया था। वो था आपका सिल्वर सल्फाइड। क्या था बेटा? सिल्वर सल्फाइड। आज उस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसका नाम है बेटा, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या नाम है बेटा? फर्मेंटेशन। तो यहाँ से देखिए, फर्मेंटेशन। और बेटा फर्मेंटेशन को बोलते हैं हम किण्वन। अगर इसको हिंदी में देखें तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? हम किण्वन। तो इसका मीनिंग देखिएगा बेटा। जो फर्मेंटेशन होता है, यहाँ पे ई कर लीजिए, फर्मेंट, ई है बेटा। जो फर्मेंटेशन होता है, इसके अंदर क्या होगा? आप कहेंगे सर जब हमारा फर्मेंटेशन होता है, तो फर्मेंटेशन के दौरान तो एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम था लुई पाश्चर। तो लुई पाश्चर को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द फर्मेंटेशन। और ये बात उसने कब बताई थी बेटा? ये बात उसने बताई थी 1857 इन 1857। उसने ये कहा क्या कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान आपका जो क्या होगा, आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स आपके जो कंपाउंड होंगे उसको डिकम्पोज करके या ब्रेक करके आपका सिंपल कंपाउंड में बदल देता है। किस में बदल देता है बेटा? सिंपल कंपाउंड में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और बेटा जब फर्मेंटेशन होता है, तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जो मिल्क है वो किस में बदल गया? कर्ड में, दही में बदल गया। तो मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। बेटा अगर ऐसे ही आप कहें क्या कि जैसे आपका विनेगर होता है, विनेगर को बोलते हैं हम सिरका। क्या बोलेंगे बेटा? सिरका। तो विनेगर हुआ, उसको हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन। इसी तरह से बेटा आपका जो क्या होता है? शुगर केन। और शुगर केन का जो जूस होता है, जो रस होता है, उससे हम वाइन तैयार करते हैं। ऐसे बेटा आपके पास केक होता है, पेस्ट्री होती है, आपका क्या होता है? ब्रेड होता है। इन सबको फुलाने में या इन सबको बनाने में किसका है? फर्मेंटेशन ही कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? आप कहेंगे सर इन 1857, ठीक है। नाम क्या था? आप कहेंगे सर लुई पाश्चर। क्या नाम था? लुई पाश्चर। तो आप कहेंगे पाश्चुराइजेशन, पाश्चर, ये पाश्चर। तो लुई पाश्चर इज, या वाज कह दो, वाज फादर ऑफ फर्मेंटेशन। तो बेटा फर्मेंटेशन के बारे में जो आपको बताने वाला था, उसका नाम था, आप कहेंगे सर लुई पाश्चर। और लुई पाश्चर ने क्या क्या कहा? तो देखो, उसने कहा इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर आपका क्या हुआ है? आप कहेंगे सर हाईली, या फिर हम कह सकते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स, हाईली, या आप उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, है ना? किसकी हेल्प से? तो पहले तो इसको चेंजेस करो, किस में? आप कहेंगे सर इनटू सिंपल कंपाउंड। और बेटा जैसे ही आपका सिंपल कंपाउंड में चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या? सिंपल कंपाउंड में चेंज हुआ, और सिंपल कंपाउंड में जैसे ही चेंज होगा बाय
किस किस की वजह से, या तो आपका हो सकता है फंजाई, फंगस हो सकता है बेटा, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, आप कहेंगे सर बैक्टीरिया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे बेटा, फर्मेंटेशन। लुई पास्चर जो था एक ऐसा केमिस्ट था जिसने ये भी बताया था, क्या हम कहेंगे सर, जो आपका रेबीज है ना, तो रेबीज एक आपकी वायरल डिसीजीज है, वायरस से फैलने वाली डिसीजीज है। तो उसके जो वैक्सीन थी, उसका जो टीका था, वो भी किसने किया था, आप कहेंगे सर लुई पास्चर ने। किसने किया था बेटा, लुई पास्चर ने। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की, लुई पास्चर ने। और एक और था बेटा, इसको हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। तो ये जो पास्चुराइजेशन है, ये बेटा उस लुई पास्चर के नाम से पड़ा है। तो ये आप जो भी, जो सरस डेयरी हुई, अमूल हुई, तो बेटा इनका जो मिल्क होता है ना, वो आपका थैली में पैक होके आएगा। और बेटा उसके अंदर लिखा होता है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क को एक ऐसे टेम्परेचर पर आपने गर्म किया है जिससे मिल्क की प्रॉपर्टी में या उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसमें जो आपके बैक्टीरिया थे, है ना, जो आपको हानि पहुंचा सकते थे, जो आपके लिए डिसएडवांटेज का काम करते थे, वो सभी आपके उस टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, डेड, मर जाते हैं। तो ये आपका 1857 में लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में बताया। केवल इस प्रोसेस का यही काम है बेटा कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो जाते हैं, और किसकी हेल्प से, या तो वहाँ पे फंगस होगा बेटा, या फिर सिंपली आपका क्या होगा, बैक्टीरिया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल देखो बेटा, बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल बताइए, तो इसी तरह से पहला एग्जाम्पल है बेटा, क्या, टू चेंज, किसका किस में बदल जाना, आप कहेंगे सर टू चेंज मिल्क इनटू कर्ड, है ना। तो ये जब काम हुआ, तो इसको एक एग्जाम्पल समझिए बेटा, ये आपका मिल्क है, और मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन। क्या होगा बेटा, कैसीन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मिल्क के अंदर आपका एक क्या है बेटा, कैसीन नाम का प्रोटीन है, ये आपका प्रोटीन हो गया। और बेटा जैसे ही आपका मिल्क केमिकल रिएक्शन हुई, तो ये किस में बदल गया, आप कहेंगे सर कर्ड में, यानी कि दही में। तो आपका जो कैसीन है वो एक क्या है बेटा, आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है यहाँ पर। तो अब ये आपका विद द हेल्प ऑफ, तो आप कहेंगे सर किसकी वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से। और बेटा उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम था बेटा, लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे मैंने उस बैक्टीरिया का नाम लिख दिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये क्या कर रहा है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। इसी को क्या कहेंगे बेटा, फर्मेंटेशन। ऐसे कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या बनाना है बेटा, आप कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ वाइन, है ना, फ्रॉम, किसकी हेल्प से भाई, आप कहेंगे सर फ्रॉम शुगर केन। तो बेटा शुगर केन की हेल्प से आप वाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर आल्सो इन विनेगर, है ना बेटा, विनेगर। और जो बेटा विनेगर होता है उसको हम बोलते हैं सिरका, सिरका भी बना सकते हैं। और ऐसे ही बेटा आप कहेंगे सर इन पेस्ट्रीज, पेस्ट्रीज बेटा, पेस्ट्रीज। ऐसे ही बेटा आपका क्या हो सकता है, केक हो सकता है। ऐसी आपकी क्या हो सकती है बेटा, डबल रोटी हो सकती है, डबल ब्रेड बोल सकते हैं। और ऐसे ही बेटा आपका क्या होगा, तो केक हो गया, पेटीज भी हो सकता है, पेस्ट्रीज भी होता है। तो ये सारा का सारा किस में काम किया जाता है, फर्मेंटेशन के दौरान इनको यूज़ किया जाता है। तो बेटा मिल्क का किस में बदल जाना, कर्ड में। ऐसे ही बेटा वाइन का बनाना शुगर केन से, वो भी कर्ड, इसमें फर्मेंटेशन। ऐसे ही बेटा विनेगर भी अगर हम बनाते हैं, या पेस्ट्रीज, केक और डबल ब्रेड वगैरह के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, आप कहेंगे सर फर्मेंटेशन का करते हैं। एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है बेटा, जिसको आप कहते हैं क्या, आप कहेंगे सर उसका नाम है रेंसिडिटी। क्या नाम है बेटा, रेंसिडिटी। तो यहाँ पे देख लीजिए एक लास्ट है रेंसिडिटी।
बेटा जो रेंसिडिटी होता है वो आपका क्या है, हम कहें कि सर जैसे आपके कोई भी खाने पीने की चीज़ें है ना, उसके अंदर क्या होगा बेटा, फैट होना बहुत ज़रूरी है। और फैट का मतलब होता है आपका चिकनाहट। तो वो ऑयल में हो सकती है बेटा, बटर में हो सकती है, मिल्क में हो सकती है। तो बेटा अगर खाने पीने की चीज़ों को कुछ टाइम पीरियड के लिए एक जगह पर रख दिया जाए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, आपका जो फैट है उस लिक्विड से या उस सॉल्यूशन से क्या होने लगेगा, सेपरेट, अलग होने लगेगा। और जब बेटा सेपरेट होने लगेगा तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम बाद आपकी जो स्मेल है उसकी, या बेटा उसका मैं ये कह सकता हूँ जो टेस्ट है वो आपका चेंज होने लगता है। तो मैंने यही तो कहा कि केमिकल जब रिएक्शन होती है तो बेटा आपका उसमें से एक कॉमन फैक्टर था जिसका नाम था चेंज इन स्मेल। तो यहाँ पे आपकी स्मेल बदल गई है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे बेटा, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने के लिए मान लो बेटा एक बात समझो कि आपका जैसे एक वाटर है, एक बोतल है उसमें वाटर है और वो सील पैक है बेटा। तो जब तक आप उसकी सील यानी कि ढक्कन को नहीं खोलते हैं तब तक बेटा उस वो जो है एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जब तक एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो बेटा इसका मतलब वहाँ पे किसी तरह का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। किसी तरह का क्या नहीं होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। और जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक आपकी स्मेल या उसका टेस्ट नहीं चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ बेटा कि रेंसिडिटी के दौरान क्या हुआ, आप कहेंगे सर उसकी स्मेल और उसकी जो टेस्ट है वो बदल गया। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बेटा जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जैसे कि आप कुरकुरे बोल सकते हैं, चिप्स वगैरह बोल सकते हैं, तो बेटा इनका जो पैकेट होता है उसको सील कर दिया जाता है। और उस चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन। कौन सी होगी बेटा, नाइट्रोजन। और बेटा नाइट्रोजन जो होती है उसको काफ़ी लंबे समय तक चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। या बेटा एक काम कीजिए, आप खाने पीने की चीज़ों को ऐसे डिब्बे में डालिए जिसकी वजह से आपकी एयर उसमें एंटर ना कर पाए। और बेटा जब एयर ही एंटर नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो बेटा हम कह सकते हैं कि आपकी जो रेंसिडिटी है वो प्रोसेस नहीं होगी। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि घर में जैम है, अचार वगैरह है बेटा, तो जो अचार है आपका वो क्या होता है कि कुछ समय के बाद सड़ने लगता है, स्मेल आने लगती है। इसका मतलब ये है कि जब आप अचार को खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एयर के कांटेक्ट में आता है बार बार, तो उसका बार बार ही क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ऐसे होते ही बेटा आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी, मतलब वो चीज़ें सेपरेट होकर आपकी स्मेल और उसका टेस्ट वगैरह बदल जाता है। आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम जब हम खरीदते हैं तो हमेशा उसकी एक्सपायर डेट देखकर खरीदते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा आपका सिंपल एक क्या है, जैसे डबल रोटी है या डबल ब्रेड है, तो बेटा उसको अगर जब तक खोला नहीं है या उसकी एक्सपायर डेट तब तक है, इसका मतलब है कुछ टाइम के लिए आपका जो बैक्टीरिया है या आपका जो फंगस है उसके ऊपर प्रोसेस नहीं करता। लेकिन बेटा जब उसके अंदर क्या हो जाए, बैक्टीरिया या फंगस अपनी प्रोसेस को रिपीट करना स्टार्ट कर दे या उस प्रोसेस को इंक्रीज कर दे तो धीरे धीरे वहाँ पे वो डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगा। और बेटा जब भी कोई डिकम्पोज होगी तो उसका जो स्मेल है या उसका जो टेस्ट है वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रेंसिडिटी का मतलब समझ गए आप, क्या हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे बेटा, आप कहेंगे सर इन फैटी सब्सटेंस और सॉल्यूशन फैटी लाइक जैसे कि आपका क्या है बेटा, ऑयल है, ऐसे ही बेटा आपका क्या है, घी है, आर सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन आफ्टर ए सम टाइम। बेटा कुछ टाइम के बाद आपका जो है वो चीज़ें वहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट कर देती है बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से,
आप कहेंगे सर बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है, फंगस या बैक्टीरिया की वजह से वो है। दूसरा कहेंगे इट चेंजेस, ये बदल देता है बेटा क्या, इट्स स्मेल, या तो इसकी स्मेल बदल देगा बेटा, एंड दूसरा क्या बदल देगा, आप कहेंगे सर टेस्ट, है ना, बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, बेटा ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे बेटा, या तो ऐसे कंटेनर के अंदर रख देंगे जिसके अंदर एयर कांटेक्ट ना करे, तो ये सारी प्रोसेस से रुक जाएंगी और आपका उसका टेस्ट वगैरह नहीं बदलेगा। ठीक है बेटा, आप इसको एक बार नोट कीजिए या देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें। बेटा ये हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर, यानी कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है और इक्वेशन है उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है बेटा। अब हमारा काम ये बचता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस की जाए, और उसकी प्रैक्टिस का यही है कि आप एनसीईआरटी की बुकें ले ले बेटा, और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है जिसका पेज नंबर है बेटा 14, वहाँ पर आपका 14, 15 और 16 पर 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करवाऊँगा बेटा, और पढ़ेंगे उसमें, देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो जिसके पास बुक है बेटा वो भी ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है बेटा वो भी देख ले। अब हम इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे कुछ आपकी रिएक्शन दी गई है और उस रिएक्शन में हमें ये बताना है कि बेटा क्या चीज़ें गलत हैं। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ यहाँ पे, आपका बेटा 2PbO, इसके साथ बेटा आपका है जिसका नाम है कार्बन, और फिर ये रिएक्शन हुई है बेटा, और इसका आप कहेंगे, ये पहला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बना है 2Pb, और इसी तरह से बेटा कौन सी गैस बनी है, आप कहेंगे सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बेटा पहला ऑप्शन है जैसे क्या कि lead is getting reduced, lead is getting reduced। इसी तरह से बेटा बी पोर्शन है आपका CO2 is getting oxidized, CO2 is getting oxidized। इसी तरह से बेटा आपका सी ऑप्शन है जिसका नाम है कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। और बेटा आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है बेटा, अब इसके आंसर बताने, जैसे फर्स्ट है क्या A एंड B, दूसरा है बेटा A एंड C, इसी तरह से बेटा तीसरा ऑप्शन है आपका जिसका नाम है, आप कहेंगे सर क्या ABC, AB एंड C, और बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन है ऑल, यानी कि सभी। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक बात देखिए बेटा, यहाँ पे आपका PbO लेड ऑक्साइड है, ये कार्बन है बेटा, यहाँ पे आपका रिएक्शन हुआ है उसके बाद। अब एक बात देखो, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, वो आपकी प्रोडक्ट साइड है। बेटा रिएक्टेंट साइड में लेड के साथ ऑक्सीजन है, तो बेटा इधर आपका ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन जब हट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ क्या हुआ है, ऑक्सीजन।
बेटा क्या हुआ है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। और बेटा कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ये किसका पूछ रहा है, ये ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा है, ये बात या तो ऑप्शन में लेड की कर रहा है बेटा या फिर कार्बन की। तो मैंने ये बताया आपको, सॉल्यूशन देखिए कि बेटा जब कोई चीज़ हटती है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका हट चुका है, तो हट चुका है तो आप कहेंगे क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा कार्बन के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, वही फिर से ऑक्सीजन। अब एक बात देखो, मैंने आपको एजेंट बताए थे कि या तो चीज़ें जैसे जिसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ है वो तो उसके साथ वाला, यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब जो पीबी है बेटा वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यानी कि लेड इज ए गेटिंग रिड्यूस, तो बेटा आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि लेड के पास ऑक्सीजन है तो वो उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो एक तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई बेटा, गलत हो गई, ओके। दूसरा बेटा CO2 इज गेटिंग ऑक्साइड, बिल्कुल बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो कार्बन ने उसको ऑक्सीजन को ले लिया। तो बेटा ये बात भी आपकी क्या है, आप कहेंगे सर ये बात भी हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि कार्बन ने लिया है, CO2 ने नहीं लिया है, सिर्फ कार्बन ने लिया है उस चीज को। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, ये बात सही है बेटा, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये सही है। इसका मतलब ये दो बातें तो सही है बेटा और ये दोनों बातें आपकी रॉन्ग है। तो ऐसा कोई ऑप्शन सुनो जिसमें ए बी इंक्लूड और बी बी, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी। अकेला कार्बन है, अकेला कार्बन है बेटा, वो गेटिंग ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो बेटा ये आपका गलत ऑप्शन है, ये भी इनकरेक्ट। तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा बेटा, ए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है आपका Fe2O3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है बेटा Fe2O3, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा, फेरिक ऑक्साइड। और इसके साथ हमने लिख दिया 2Al, एल्यूमिनियम बेटा, और जैसे ही रिएक्शन कराई तो आपका क्या बना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बेटा फिर क्या बना 2Fe। ठीक है, ये फिर से कोई रिएक्शन है, इसका बेटा ए ऑप्शन है जिसका नाम है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन है बेटा बी जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेटा ऐसे सी ऑप्शन है जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है, आयरन के साथ है रिएक्टेंट साइड में, बेटा ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ हो गया प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपनी पोजीशन में चेंज किया और वो आयरन को छोड़कर एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन एक बात देखो बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें तो आपका क्या है, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा यहाँ पे केवल अकेला ऑक्सीजन ही है, यानी कि केवल ऑक्सीजन का ही हुआ है, सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ना तो बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो तब होती केवल आपका सिंगल प्रोडक्ट बनता। बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि केवल एक ही चीज़ इंटरचेंज हो रही है, एक ही डिस्प्लेस हो रही है बेटा। डीकम्पोजिशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे टूटने की बजाय चीज़ें बन रही हैं, है ना, तो डीकम्पोजिशन वैसे नहीं है। और बेटा एक आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आयरन को छोड़कर किसके साथ जुड़ चुका है, आप कहेंगे एल्यूमिनियम। ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा।
ऐसे अगर आप तीसरा क्वेश्चन करके देखें तो देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। समझिएगा बेटा क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि क्या होगा अगर डाइल्यूट क्या बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटा HCl। यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। जब वो किसके साथ रिएक्शन करे बेटा, आप कहेंगे सर आयरन के साथ, Fe के साथ, तो आपकी रिएक्शन बतानी है। तो सिंपल सा देखो बेटा, आयरन एक मेटल है और बेटा HCl एक क्या है एसिड, तो ये तो सिंपल एसिड हो गया बेटा, ये आपका मेटल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जब आयरन को आप इससे रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा यहाँ पे FeCl2, और FeCl2 को क्या बोलते हैं आप कहेंगे सर आयरन क्लोराइड, और बेटा एक आपका बन गया H2। अब इसको बैलेंस करके देख लीजिए क्या बनेगा बेटा, सही भी है या नहीं। बेटा क्लोरीन इधर एक है, इधर आपका 2 है, तो बेटा क्लोरीन को 2 बनाने के लिए इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। ओके बेटा, अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2, इधर ऑलरेडी 2 है बेटा, इधर Fe सिंगल है, इधर Fe भी सिंगल है। अब ये बैलेंस हो गई है, तो बेटा प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बना है, तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो यही ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या बना है, एक तो आप कहेंगे सर आयरन क्लोराइड बना है, और उसके साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी प्रोड्यूस हुई है। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिल गया बेटा। NCERT के क्वेश्चन की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। हमने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए बेटा, अभी देखो 4th करेंगे। बेटा अपना जो 4th क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा एक बात बताओ, हम किसी केमिकल इक्वेशन क्या होती है बैलेंस, आप कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा, आप कहेंगे इट फॉलो, क्या करती है बेटा, आप कहेंगे सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये है बेटा कि आपका रिएक्टेंट साइड में कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस है, उसका जो भी मास होगा बेटा वो आपका प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू किसके बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर आप इस लॉ पर, ये जितनी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन होंगी वो इस पर फॉलो करेगी बेटा। तो चौथे का क्या आंसर है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जो आपके मास ऑफ रिएक्टेंट को हमेशा किसके बराबर रखती है बेटा, मास ऑफ द प्रोडक्ट के। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस किया जाता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को क्या कर सके, वो फॉलो कर सके। ठीक है बेटा, ये बात 1700 किसमें 89 के अंदर किसने बताई थी, लेवोसियर ने। किसने बताई थी बेटा, लेवोसियर। और लेवोसियर वाज द फादर ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा ये आपके 4 क्वेश्चन हमने आज सोल्व कर लिए हैं NCERT के, बाकी आगे बढ़ेंगे है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।